हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े ऑनलाइन मैथ्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स 1 का एक्सरसाइज 1.3। उसके पहले वेन आकृति किसे कहते हैं, उपसमुच्चय किसे कहते हैं और विश्व समुच्चय किसे कहते हैं वो हम देखने वाले। तो पहला हमारा टॉपिक है वेन आकृति। तो कौन सा भी समुच्चय ये बंदिस्त आकृतियों का उपयोग करके कैसे लिखा जाता है, ये ब्रिटिश तर्कशास्त्रज्ञ जॉन वेन इन्होंने किया था इन आकृतियों को, इसीलिए उनका नाम मतलब वेन आकृति ऐसा कहा जाता है। तो ये नीचे एक उदाहरण दिया है। यह समुच्चय ऐसा है जिसमें 1 से 5 नंबर है और वो आकृति द्वारा, वेन आकृति द्वारा कैसे दर्शाना है, वो बंदिस्त आकृति, चाहे वो वृत्ताकार हो या अंडाकृति ओवल शेप हो या रेक्टेंगल मतलब आयताकार हो, ये बंदिस्त आकृति में आपको कोई भी समुच्चय दर्शाना है। दूसरा जो बी समुच्चय है उसका जो उत्तर है वो आयताकार बंदिस्त आकृति में दर्शाया है। उसके आगे है उपसमुच्चय मतलब सबसेट। अगर ए और बी, अगर दो समुच्चय, इसमें बी का प्रत्येक घटक ए का भी घटक है तो उसको बोलते हैं बी यह ए का उपसमुच्चय है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा विद्यालय, हमारा स्कूल, पाठशाला, ये उसका टुकड़ा, हमारा 9वीं का क्लास है, 8वीं का क्लास है, सभी कक्षाएं ये उसका उपसमुच्चय है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कक्षा 9वीं यह हमारे विद्यालय का, स्कूल का उपसमुच्चय है। आगे उपसमुच्चय ये आकृति में दर्शाया है क्योंकि बी के सभी घटक ए में है, इसीलिए बी अंदर दिखाया है और बी यह ए का उपसमुच्चय है, ऐसा उसका वाचन करते हैं। और इसका और उदाहरण दे सकते हैं हम, जैसे कि तहसील यह जिले का उपसमुच्चय है, जिला यह राज्य का उपसमुच्चय है, राज्य यह देश का उपसमुच्चय है। इस प्रकार उपसमुच्चय हम देख सकते हैं। और ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि एन यह W का उपसमुच्चय है। एन मतलब प्राकृत संख्या, ये W मतलब पूर्ण संख्या का उपसमुच्चय है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, W मतलब पूर्ण संख्या, होल नंबर, यह I का उपसमुच्चय है। I मतलब पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, इसका उपसमुच्चय है। इस प्रकार हम उपसमुच्चय लिख सकते हैं। आगे हाँ, इसे ध्यान में रखो, प्रत्येक जो समुच्चय है वो स्वयं का उपसमुच्चय से है। फॉर एग्जाम्पल लिया, ए यह खुद का मतलब ए का उपसमुच्चय है। बाद में रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि हर समुच्चय में हम धनु कोष्टक में लिखते हैं और खाली धनु कोष्टक मतलब फाई या रिक्त समुच्चय होता है। मतलब हर एक समुच्चय यह फाई यह हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई मतलब धनु कोष्टक, खाली धनु कोष्टक, इसको फाई भी बोलते हैं। आगे है, यदि ए बराबर बी मतलब दो समुच्चय अगर समान है तो ए यह बी का भी उपसमुच्चय, ऐसा भी लिख सकते हैं, और बी यह भी ए का उपसमुच्चय है क्योंकि दोनों समुच्चय समान है। आगे चौथा है, यदि ए यह उपसमुच्चय है बी और बी यह उपसमुच्चय है, इसका मतलब ये दोनों समुच्चय समान है। अभी विश्व समुच्चय किसे कहते हैं? हम जिन समुच्चयों पर विचार करने वाले हैं उन सभी को समाविष्ट करने वाले एक बड़े समुच्चय को विश्व समुच्चय कहते हैं। विश्व समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट, बाहरी घटकों का विचार नहीं किया जाता और इसमें विश्व समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फॉर एग्जाम्पल लिया कि हमारी पाठशाला यह हो गया विश्व समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, और इसमें हर एक उपसमुच्चय होंगे, जैसे कक्षा 9वीं, कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये उसके घटक हो गए। तो विश्व समुच्चय होगा हमारी पाठशाला, हमारा विद्यालय, ये होगा उसके लिए विश्व समुच्चय। अभी पूरक समुच्चय, मान लीजिए U यह विश्व समुच्चय है, मतलब विश्व समुच्चय अगर U यूनिवर्सल सेट है, अगर B यह उपसमुच्चय है U का, तो B में शामिल नहीं होने वाले
परंतु विश्व समुच्चय में समाविष्ट होने वाले घटकों के समुच्चय को बी का पूरक कहते हैं। हम ये उदाहरण से लेते हैं। समझो हमारी पाठशाला ये विश्व समुच्चय है और 9वीं कक्षा अगर उसका घटक है तो 9वीं कक्षा का पूरक ये होगा 9वीं के अलावा 9वीं को छोड़ के बाकी के जो क्लास बचे जैसे कि 1ली से लेके 8वीं ये क्लास और 10वीं का क्लास, ये हो गए 9वीं कक्षा का पूरक समुच्चय। मतलब जो 9वीं को छोड़ के 9वीं के अलावा, तो बी का पूरक मतलब जो छोड़ के उसके अलावा उसको बोलते हैं बी का पूरक। तो बी का पूरक यह बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट ऐसा दर्शाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक समुच्चय। अभी आकृति में जो दिया है इसमें यू के घटक दर्शाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ए के घटक दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये ए के घटक है इसलिए अंदर रखा और यू के इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो बाहर दर्शाया है। जो ए डैश से उसका नाम दिया है ए डैश, मतलब ए के पूरक घटक वो बाहर है, पिंक कलर से दर्शाया है, वो ए डैश के घटक है और अंदर है ए की। मतलब विश्व समुच्चय के ए के जो घटक है वो अंदर और जो ए में नहीं है वो पिंक कलर से ए डैश मतलब ए के पूरक घटक दर्शाया है। वैसे आगे की आकृति में भी वैसे ही है, बी के घटक अंदर दर्शाया और जो बी में नहीं है वो बी डैश से पिंक कलर में दर्शाया है। विश्व समुच्चय या ऐसे घटक जो बी में नहीं है वो होता है बी डैश। हाँ, ए और ए डैश में सामान्य घटक नहीं होता क्योंकि ए में जो नहीं है वो ए डैश में होता है, इसका मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा। और ए यह उपसमुच्चय है होता है विश्व समुच्चय का, वैसे ही ए डैश ये भी विश्व समुच्चय का उपसमुच्चय, मतलब ए और ए डैश इन दोनों को मिलके ही विश्व समुच्चय बनता है। आगे है विश्व समुच्चय पूरक समुच्चय यह रिक्त समुच्चय होता है। विश्व समुच्चय का पूरक मतलब विश्व समुच्चय को छोड़ के जो बचता है वो होता है धनु कोष्ठक, जिसको फाई भी बोलते हैं। इसीलिए विश्व समुच्चय का पूरक मतलब यू डैश बराबर फाई, मतलब विश्व समुच्चय को अगर निकालेंगे तो खाली धनु कोष्ठक बचेगा जिसको फाई भी बोलते हैं। आगे रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय विश्व समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय मतलब फाई, उसका पूरक मतलब विश्व समुच्चय यू, तो इसीलिए बोला है फाई डैश मतलब रिक्त समुच्चय का पूरक, यह विश्व समुच्चय होता है। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि ए बराबर ए समुच्चय ऐसा है जिसमें ए बी सी डी ई ऐसे घटक है, बी समुच्चय के घटक है सी डी ई एफ, सी समुच्चय के घटक है बी डी, डी समुच्चय के घटक है ए ई, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है लिखिए। पहला सवाल देखेंगे, सी यह उपसमुच्चय है बी का, ये चिन्ह जो है उपसमुच्चय का चिन्ह है, तो सी के घटक देखेंगे हम, सी मतलब बी डी और बी के जो समुच्चय के घटक है वो है सी डी ई एफ, तो देखेंगे सी का जो बी घटक है वो बी में है क्या, नहीं है, और डी घटक जो है वो है लेकिन बी नहीं है, स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी के समुच्चय में घटक नहीं है। मतलब दोनों अगर होंगे तो ही वो उपसमुच्चय होगा, क्योंकि एक घटक नहीं है उसमें बी, इसीलिए ये कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, कथन असत्य है। उसका कारण भी लिखना है। कारण क्या, समुच्चय सी के सभी घटक बी समुच्चय में नहीं है। कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है लिखिए। मतलब कारण नहीं पूछा है, खाली सत्य असत्य पूछा है, तो ये असत्य है।
आगे का है ए यह समुच्चय, ए यह समुच्चय डी का उपसमुच्चय है। समुच्चय ए मतलब ए बी सी डी ई और डी में खाली ए ई है। ये दोनों में खाली ए कॉमन है, बाकी का ए के जो बाकी के घटक है वो डी में नहीं है। इसका मतलब ये भी कथन असत्य है। आगे है डी यह उपसमुच्चय है बी का। डी में घटक है ए ई और बी में घटक है सी डी ई एफ, तो इसमें कॉमन खाली ई है। डी का जो घटक है ए, ये बी में ए घटक नहीं है। इसका मतलब ये भी कथन असत्य है। दोनों घटक, जितने घटक डी में है उतने बी में होने चाहिए, तभी वो उपसमुच्चय होता है। आगे का चौथा सवाल है डी यह उपसमुच्चय है ए का। डी में है ए ई, ए में है क्या वो देखते हैं हम। ए ई, ये है ए और ई, मतलब डी यह उपसमुच्चय है ए का। डी यह टुकड़ा है ए का, तो ये सत्य है, क्योंकि डी के जो सभी घटक है वो ए के घटक है, इसीलिए ये सत्य है। आगे का है बी उपसमुच्चय ए। बी में जो घटक है सी डी ई एफ और ए में जो घटक है ए बी सी डी ई, इसमें देखते हैं सी जो है इधर है, डी इधर है, ई है, एफ नहीं है। इसका मतलब एक भी घटक अगर नहीं है, इसका मतलब ये विधान असत्य है। आगे है सी उपसमुच्चय है ए का। सी में घटक है बी डी और ए में देखते हैं ये बी डी जो है वो सी में है क्या, ये है बी और ये है डी। इसका मतलब सी के बी भी ए में है और डी भी ए में है, मतलब सी यह उपसमुच्चय है ए का, मतलब सी यह टुकड़ा है ए का। सत्य है, क्योंकि दोनों घटक सी के ए में है। अभी दूसरा सवाल है ए से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का विश्व समुच्चय लेकर x और y वेन आकृति में दर्शाइए। और इसमें दो अलग अलग प्रश्न पूछे हैं। अभी 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या, तो विश्व समुच्चय मतलब u, यूनिवर्सल सेट u मतलब 1 से 20 तक के नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 20 तक लिखेंगे। आगे दिया है पहला x यह समुच्चय जिसमें स्मॉल x ऐसा है कि x यह नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या का घटक है और का घटक है, ये चिन्ह है का घटक है, और x यह 7 से बड़ी और 15 से छोटी। तो x के जो समुच्चय सूची पद्धति से लिखेंगे, 7 से बड़ी संख्या मतलब 8 से शुरुआत करेंगे और 15 से छोटी मतलब 14 तक, 8 9 10 11 12 13 14। अभी ये आपको वेन आकृति द्वारा दर्शाना है। वेन आकृति में दर्शाने के लिए x का जो समुच्चय है, जो विश्व समुच्चय होता है u, ये आयताकार दिखाना है और उसके अंदर आप कुछ भी आकार का वृत्ताकार अगर लेंगे तो x यह समुच्चय उसके अंदर दिखाने हैं। x में कौन से घटक है, 8 9 10 11 12 13 14, 8 9 10 11 12 13 14। तो ये x समुच्चय होगा। उसके बाहर समुच्चय का नाम देंगे x। और अभी विश्व समुच्चय में है लेकिन x में नहीं है, उसको बोलते हैं x डैश। तो x डैश में क्या क्या आएगा, ये 8 से शुरुआत हुआ है ना, तो 1 से लेके 7 नंबर तक आएगा बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 7 तक, 8 अंदर है। 8 के बाद 8 9 10 11 12 13 14। अभी 14 के आगे मतलब 15 से 15 16 17 18 19 20, इसको बोलते हैं x डैश। जो बाहर का है वो है x डैश, क्योंकि जो x में नहीं है उसको बोलते हैं x डैश। और विश्व समुच्चय का घटक है लेकिन x में नहीं है, उसको बोला जाता है x डैश। ये जो मैंने रेखांकित किया है
वो है एक्स डैश। मतलब विश्व समुच्चय में घटक आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, आगे 8 9 10 11 12 13 14, ये एक्स के घटक है। फिर आगे है 15 16 17 18 19 20, ये बाकी बचे हुए एक्स डैश। एक्स डैश मतलब जो ए के घटक नहीं है लेकिन विश्व समुच्चय के घटक है। दूसरा सवाल दिया है y बराबर, y समुच्चय ऐसा है जिसमें y यह ऐसा घटक है जो प्राकृत संख्या का घटक है। प्राकृत संख्या का घटक है, ये चिन्ह है का घटक। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर का घटक है। और y यह 1 से 20 की बीच की अभाज्य संख्याएं है। 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याएं मतलब जो खुद के पहाड़े के अलावा किसी और दूसरे पहाड़े में नहीं आती है, वो संख्या है। y बराबर सूची पद्धति से लिखेंगे। 2 खुद के पहाड़े में आता है, दूसरे किसी भी पहाड़े में नहीं आता। 3 5 7 11 13 17 19, ये 20 तक की अभाज्य संख्या है। और u मतलब वही है 1 से 20 तक का विश्व समुच्चय, मतलब u मतलब विश्व यूनिवर्सल सेट जिसमें 1 से लेकर 20 तक नंबर है। अभी हमें ये आकृति वेन आकृति द्वारा दर्शाने हैं, तो उसके अंदर जो y घटक है वो लिखेंगे। y के जो घटक है 2 3 5 7, अंदर कहीं पे भी आप लिख सकते हो। 2 3 5 7 11 13 17 19। अभी जो विश्व समुच्चय में है लेकिन y में नहीं है उसको बोला जाता है y डैश। अभी देखेंगे एक जो विश्व समुच्चय का घटक है लेकिन y में नहीं है तो वो बाहर आएगा। 2 है अंदर, 3 भी है अंदर, 4 नहीं है 4, उसके बाद 5 अंदर है, 6 नहीं है 6, 7 अंदर है, 8 नहीं है, 9 नहीं है बाहर लिखेंगे, 10 वो भी बाहर लिखेंगे, 11 अंदर है, 12 बाहर लिखेंगे, 13 है अंदर, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, 14 बाहर लिखेंगे, 15 बाहर लिखेंगे, 16 बाहर लिखेंगे, 17 अंदर है, 18 बाहर लिखेंगे, 19 अंदर है, 20 बाहर लिखेंगे। तो इस प्रकार जो विश्व समुच्चय के घटक है लेकिन y के घटक नहीं है उसको y डैश से दर्शाते, मतलब वेन आकृति में ऐसा दर्शाते कि विश्व समुच्चय बड़ा आयताकार होता है, उसके अंदर जो भी दूसरा घटक दिखाया है, दूसरा समुच्चय दर्शाना है वो अंदर, लेकिन उसके बाहर ऐसा अक्षर का नाम देना है। अभी ये y समुच्चय तो उसको नाम दिया y, और u समुच्चय मतलब विश्व समुच्चय। और जो विश्व समुच्चय में है लेकिन y में नहीं है वो होता है y का पूरक y डैश, वो बाहर लिखेंगे। इस प्रकार हम आकृति में वेन आकृति में दर्शाते हैं। अगर ये 1 और 2 अलग अलग सवाल नहीं होते, एक साथ होता है, मतलब 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या का विश्व समुच्चय लेकर x और y में वेन आकृति में दर्शाए, ये अगर अलग अलग सवाल नहीं होता तो ये ऐसा लिखते। अभी इसमें जो x घटक है और y घटक है, इसमें दो संख्याएं कॉमन है, 11 x में भी है y में भी है, और 13 ये x में भी है और y में भी है। तो ये x और y लिखते, तो 11 और 13 ये इसके अंदर लिखते। अभी x के घटक लिखते, इसमें x का 8 9 10 11 है अंदर, 12 13 है, 14। अभी y का घटक दर्शाते हैं, 2 3 5 7 11 और 13 अंदर है, 17 19 17 और 19। इसका मतलब x के अगर घटक देखेंगे तो 8 9 10 11 12 13 14, और y के अगर आएंगे तो 2 3 5 7 11 13 17 19। मतलब लेकिन ये 11 और 13 ये दोनों के लिए कॉमन है, इसीलिए ये ऐसा दिखाते। अगर ये अलग अलग सवाल नहीं रहता तो हम इस प्रकार दर्शाते, और अगर एक भी घटक कॉमन नहीं रहता तो आयत में 2 वृत्त अलग अलग दिखाते। इसका मतलब दोनों में एक भी कॉमन घटक नहीं है, इसमें कॉमन घटक है इसीलिए ये एक के ऊपर एक ऐसा वृत्त बनाया है।
अभी x और y दिखा के हो गया। अभी विश्व समुच्चय के जो बचे हुए घटक है वो हम इसमें लिखेंगे। विश्व समुच्चय में एक था जो इस दोनों में नहीं है तो एक लिखेंगे। उसके बाद 2 है जो y में है, 3 है इसमें y में है, 4 है 4 बाहर लिखेंगे। फिर बाद में 5 और 6, 5 इधर है और 6 नहीं है तो हम 6 भी लिखेंगे। 7 8, 7 इधर है, 8 x में है, 9 इधर है, 10 x में है, 11 है, 12 नहीं है, सॉरी x में है और 13 इधर है, 14 इधर है, 15 नहीं है दोनों में, 15 16 नहीं है इधर लिखेंगे, 17 नहीं है इधर लिखेंगे, 18 नहीं है फिर से इधर लिखेंगे, 19 है और 20 नहीं है तो ये इधर लिखेंगे। इस प्रकार अगर ये 1 और 2 ये अलग अलग नहीं रहता, अलग अलग नहीं होते मतलब एक ही सवाल में होते, तो हम इस प्रकार x समुच्चय, y समुच्चय और उन दोनों के कॉमन घटक और जो बचे हुए x और y में नहीं है और u में है वो बाहर दिखाते। इस प्रकार हम ये सवाल करते। अभी प्रश्न क्रमांक 3 में u मतलब विश्व समुच्चय दिया है 1 2 3 7 8 9 10 11 12 और p दिया है 1 3 7 10। तो u p और p डैश वेन आकृति में दर्शाइए। अभी हम u फिर से लिखते हैं। u बराबर 1 2 3 7 8 9 10 11 12। अभी p है 1 3 7 10 और p डैश मतलब जो p में नहीं है, p में नहीं है लेकिन विश्व समुच्चय में है, विश्व समुच्चय में है लेकिन p समुच्चय में नहीं है। तो ऐसे घटक लिखेंगे। p डैश मतलब अभी देखते हैं, 1 है p में, 2 ये p में नहीं है तो p डैश में आएगा 2, 3 यह u में है और p में भी है। इधर हम देखते हैं p में क्या थे, 1 3 7 10। इसके अलावा जो बचे 2 8 क्योंकि 3 और 7 इसमें है, आगे है 8, आगे है 9, आगे है 11 और 12। अभी हम p डैश इस आकृति में दर्शाएंगे। p यह समुच्चय जिसमें 1 3 7 10, 1 3 7 10 और u में आएगा, u में 1 इसे अंदर है, 2 नहीं है, 3 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 अंदर है, 11 नहीं है, 12 भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, अभी p डैश मतलब ये जो बचे हुए हैं 2 8 9 11 12, ये मतलब p डैश, ये अंदर है p और बाहर है वो है p डैश मतलब जो p में नहीं है लेकिन विश्व समुच्चय में है उसको p डैश बोलते हैं। उसको हम रेखांकित करते हैं। p डैश को मतलब जो p में नहीं है उसको p डैश बोलते हैं। ये है p डैश।
और ये है P। तो U, P और P डैश, U मतलब विश्व समुच्चय, P मतलब ये अंदर का P और P डैश मतलब ये समुच्चय वेन आकृति में दर्शाए। और आगे का दिया है P डैश का डैश, यह P की बराबर P की जांच कीजिए। तो हम P डैश का डैश मतलब लिखेंगे P डैश उसका डैश मतलब P डैश का पूरक। P डैश का पूरक मतलब जो इसमें विश्व समुच्चय में है लेकिन P डैश में नहीं है। P डैश में नहीं है मतलब हम देखेंगे, अभी विश्व समुच्चय में है, सॉरी P डैश में है 2 है, फिर बाद में 8 है, फिर बाद में 9 है, फिर बाद में 11 है, फिर 12 है। अभी ये जो बचे हुए हैं वो है P डैश के डैश मतलब विश्व समुच्चय में है लेकिन P डैश में नहीं है। तो वो लिखते हैं 1, 3, 7, 10। परंतु ये जो है वो P है, तो P डैश का डैश बराबर ये जो समुच्चय है वो P है। तो हमारा जो P डैश का डैश बराबर P, यह जांच हो गया, मतलब ये सिद्ध हो गया कि P डैश का डैश मतलब P डैश का पूरक P पूरक का पूरक बराबर P होता है। ये सिद्ध हो गया। अगर हम इसको नंबर देंगे 1, इसको 2 और इसको अगर लिखेंगे, कारण लिखेंगे समीकरण 1 से, तो ये सिद्ध हो गया। आगे है सवाल नंबर 4, यदि A बराबर 1, 3, 2, 7 तो A समुच्चय के कोई भी 3 उपसमुच्चय लिखो। उपसमुच्चय मतलब उसके टुकड़े, और वे कैसे लिख सकते हैं उपसमुच्चय, जैसे कि हर एक अंक जो है वो एक एक बार लिख सकते हैं। ये धनु कोष्टक में आगे का है 3, आगे का है 2, आगे का है 7, एक एक अंक, फिर बाद में 2 अंक लिख सकते हैं, 1, 3, 1, 2, 1, 3 हो गया, 1, 2 हो गया, 1, 7, उसमें कोई 3 लिखना है। आगे अगर 3 नंबर लेंगे, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 7, 1, 3, 7, इस प्रकार। और ये खुद का समुच्चय, ये भी खुद का उपसमुच्चय होता है, ये भी हो सकता है। फाई भी होगा, फाई मतलब ये खाली धनु कोष्टक, ये भी उसका उपसमुच्चय ही है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। आगे है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा उपसमुच्चय दूसरे कौन से समुच्चय का उपसमुच्चय है, लिखिए। P यह पुणे के निवासियों का समुच्चय है, M यह मध्य प्रदेश के निवासियों का समुच्चय है, I यह इंदौर के निवासियों का समुच्चय है, B यह भारत के निवासियों का समुच्चय है, H यह महाराष्ट्र के निवासियों का समुच्चय है। हम साइड में लिख लेते हैं भारत, और उसके अंदर आएगा महाराष्ट्र पुणे, और मध्य प्रदेश का M और इंदौर का I। अभी पुणे यह महाराष्ट्र का उपसमुच्चय ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब P उपसमुच्चय है H का, H मतलब महाराष्ट्र। P यह उपसमुच्चय है B का, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, P उपसमुच्चय है B का मतलब भारत का। P महाराष्ट्र का हो गया, महाराष्ट्र भारत का। H यह उपसमुच्चय है B का, मतलब P यह उपसमुच्चय H का, P यह उपसमुच्चय है B का, H यह उपसमुच्चय है B का। इस प्रकार ऐसे ही I यह उपसमुच्चय है M का, I यह उपसमुच्चय है M का, मतलब इंदौर ये उपसमुच्चय मध्य प्रदेश का, और इंदौर ये मध्य प्रदेश इंदौर ये उपसमुच्चय है भारत का। इंदौर मतलब I, उपसमुच्चय है B, और मध्य प्रदेश ये उपसमुच्चय है B का, मतलब M उपसमुच्चय है B का। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कौन सा उपसमुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय। हाँ,
उपयुक्त समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय विश्व समुच्चय कहा जाएगा? अभी विश्व समुच्चय मतलब सबसे बड़ा, तो ये आएगा भारत। भारत बी, यह समुच्चय विश्व समुच्चय कहा जाएगा, क्योंकि ये सभी घटक चारों ये भारत के उपसमुच्चय है, इसीलिए भारत यह विश्व समुच्चय हो जाएगा। आगे का सवाल लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, नीचे कुछ समुच्चय दिए गए हैं, उनका अध्ययन कीजिए तथा बताइए कौन सा समुच्चय उस समुच्चय के लिए विश्व समुच्चय लिया जा सकता है। अभी ए समुच्चय, इसमें 5 की गुण संख्याओं का समुच्चय, मतलब 5 का पहाड़ा लिखेंगे। ए बराबर और आगे 5 की गुणज मतलब आगे भी बढ़ता जाएगा, इसीलिए डॉट डॉट से दर्शाते हैं, मतलब ये खत्म नहीं होगा। उसके बाद है बी बराबर 7 के पहाड़े की संख्याओं का समुच्चय, तो बी समुच्चय इसमें आगे भी इसका 7 के पहाड़े से बढ़ता जाएगा। सी समुच्चय जिसमें 12 की गुण संख्याओं का समुच्चय, सी बराबर आगे बढ़ता जाएगा। तो ए यह प्राकृत संख्या का उपसमुच्चय है। बी समुच्चय भी प्राकृत संख्या का उपसमुच्चय है। सी समुच्चय भी प्राकृत संख्या का उपसमुच्चय है। इस प्रकार ए यह पूर्ण संख्या का भी उपसमुच्चय है। बी यह पूर्ण संख्या का भी उपसमुच्चय है। सी यह पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर का भी उपसमुच्चय है। ए यह पूर्णांक संख्या का इंटीजर्स का उपसमुच्चय है। बी यह भी पूर्णांक संख्या का उपसमुच्चय हो सकता है। सी यह भी पूर्णांक संख्या का उपसमुच्चय है। आगे दिया है उस समुच्चय के लिए विश्व समुच्चय लिया जा सकता है। तो समुच्चय ए समुच्चय बी समुच्चय सी सभी के लिए प्राकृत संख्या n, W मतलब पूर्ण संख्या होल नंबर, I मतलब पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर, ये विश्व समुच्चय ले सकते हैं, लिया जा सकता है। आगे है P बराबर 4 की गुणज पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। P बराबर 4 की गुणज 4 का पहाड़ा, आगे 4 की गुणज और बढ़ता जाएगा। T यह सभी
सम वर्ग संख्याओं का समुच्चय। सम संख्या 2 से 2 उसका वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 दूसरी संख्या आएगी 4, 4 का वर्ग 16, आगे आएगा 6, 6 का वर्ग 36, आगे आएगा 8, 8 का वर्ग 64, आगे आएगा 10, 10 का वर्ग 100। इस प्रकार सम संख्या आगे बहुत सारी होंगी जिसका वर्ग भी बहुत सारे आएंगी। तो ये भी सेम जैसे ऊपर था, मतलब p यह प्राकृत संख्या का भी उपसमुच्चय है, t ये उपसमुच्चय का चिन्ह है, n का भी उपसमुच्चय होगा। उसी प्रकार p यह उपसमुच्चय है पूर्ण संख्या होल नंबर, t यह उपसमुच्चय है पूर्ण संख्या का, p यह i मतलब इंटीजर पूर्णांक संख्या का भी उपसमुच्चय होगा, t यह i का पूर्णांक संख्या का इंटीजर का उपसमुच्चय होगा। तो इनके लिए भी समुच्चय p तथा समुच्चय t के लिए n मतलब प्राकृत संख्या, w मतलब पूर्ण संख्या होल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर, i मतलब पूर्णांक संख्या, ये विश्व समुच्चय यूनिवर्सल सेट लिया जा सकता है। 1.3 का लास्ट का प्रश्न है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के समुच्चय को अगर विश्व समुच्चय मानते हैं, मतलब विश्व समुच्चय होगा U कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय अगर है, तो गणित में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय ए मतलब गणित में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय माना। तो ए का पूरक मतलब ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का पूरक मतलब गणित में 50 से अधिक, तो इधर आएगा 50 से कम। गणित में 50% या उससे ये आएगा कम, इधर अधिक था ये कम क्योंकि पूरक है, अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय मतलब क्लास के पूरे सभी विद्यार्थी मतलब यू विश्व समुच्चय, उसमें ए अगर 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी है, तो बचे हुए जो 50 से कम परसेंट या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी है वो हो जाएगा ए पूरक ए डैश, और इन दोनों को मिलके विश्व समुच्चय मतलब सभी विद्यार्थी कक्षा के सभी विद्यार्थी हो जाएंगे। तो ये है ए का पूरक समुच्चय मतलब गणित के 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। इस प्रकार हमारा प्रश्न एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गया।